गुड मॉर्निंग। एसवीएम यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे विश्व मानव अधिवास के अंतर्गत नगरीय अधिवास। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा ग्रामीण अधिवास। तो ग्रामीण अधिवास किसे कहते हैं, ग्रामीण अधिवास में किस प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, ग्रामीण अधिवास में कितने प्रकार के होते हैं, ग्रामीण अधिवासों के कौन कौन से प्रतिरूप थे। आज हम नगरीय अधिवास में उन्हीं टॉपिकों के आधार पर चलेंगे कि नगरीय अधिवास क्या होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है, ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास में क्या अंतर होता है, आदि आदि बातों का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए आज नगरीय अधिवास की अर्थव्यवस्था, निर्माण उद्योग, परिवहन, व्यापार, वाणिज्य, संचार, शिक्षा, चिकित्सा, प्रशासन, न्याय और अन्य सेवाओं पर निर्भर करती है। जैसे हमने ग्रामीण अधिवास में पढ़ा था कि वहाँ के जो जनसंख्या है वो प्राथमिक व्यवसायों में संलग्न है, कृषि कार्यों पर निर्भर थी। लेकिन नगरीय अधिवासों में, दूसरे शब्दों में हम कहें कि नगरीय अर्थव्यवस्था जो है वो द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम व्यवसायों पर निर्भर करती है। तो देखिए कि दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि नगरीय अधिवास की जो अर्थव्यवस्था है वो द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम व्यवसायों पर निर्भर करती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि नगरीय अधिवासों की जो अर्थव्यवस्था है वो गैर कृषि कार्यों पर निर्भर होती है। तो अब हम देखेंगे कि नगरीय अधिवासों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो पहली विशेषता है उच्च जनसंख्या घनत्व। अर्थात नगरों में गांवों की अपेक्षा जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है। अर्थात वहां पर प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या अधिक निवास करती है। वहां पर जनसंख्या जो है वो प्रति वर्ग किलोमीटर अधिक पाई जाती है। तो गांव की अपेक्षा नगरों में जनसंख्या का जो घनत्व है वो अधिक पाया जाता है। दूसरी विशेषता है त्वरित गतिशीलता। अर्थात ग्रामीण अधिवासियों की अपेक्षा नगरों में त्वरित गतिशीलता पाई जाती है। तो शहरों के अंदर परिवर्तन अति शीघ्रता से दिखाई पड़ते हैं। तीसरी नगरीय अधिवासों की विशेषता है पक्की सड़कें एवं पक्के मकान। गांवों की अपेक्षा नगरों में पक्की सड़कें और पक्के मकान तकरीबन पाए जाते हैं, जबकि ग्रामीण अधिवासों में हमने देखा कि कच्चे मकान, झोपड़ियाँ
इस प्रकार के आदिवासियों की ज्यादा प्रधानता पाई जाती थी, लेकिन नगरीय आदिवासियों में पक्की सड़कें और पक्के मकान पाए जाते हैं। अगली विशेषता है रोजगार की उपलब्धता, अर्थात गांवों की अपेक्षा नगरों में रोजगार के साधन अधिक उपलब्ध होते हैं। हमने देखा कि ग्रामीण जनसंख्या प्राथमिक व्यवसाय पर आधारित है, जबकि शहरों की जो जनसंख्या है वो द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, पंचम व्यवसायों पर निर्भर करती है, या हम यूँ कहें कि गैर कृषि कार्यों पर निर्भर होती है। तो उनमें रोजगार के अवसर ज्यादा बढ़ते हैं, जिनको हम विनिर्माण कहते हैं, अर्थात उन्हीं कच्चे पदार्थों के रंग रूप आकार में मानव अपनी शारीरिक शक्ति के द्वारा अथवा यांत्रिक शक्ति के द्वारा उनमें परिवर्तन कर लेता है, उनकी मूल्य वृद्धि हो जाती है। तो ऐसी क्रियाएं लगभग शहरों में होती हैं, तो वहां पर रोजगार के साधन गांवों की अपेक्षा अधिक उपलब्ध होते हैं। अगली विशेषता है यातायात के साधन सार्वजनिक और निजी। नगरीय क्षेत्रों के अंतर्गत यातायात के साधनों की बाहुल्यता होती है, सार्वजनिक क्षेत्र के भी और निजी क्षेत्र के साधनों की भी अधिक प्रधानता पाई जाती है। अगली विशेषता है उच्च शिक्षा एवं चिकित्सा व्यवस्था। ग्रामीण आदिवासियों की अपेक्षा नगरीय आदिवासियों में उच्च शिक्षा और उच्च तकनीकी और उच्च शिक्षा व्यवस्था पाई जाती है, कि नगरों के अंतर्गत हम देखते हैं कि वहाँ की जो शिक्षा है वो गांव की अपेक्षा उच्च स्तर की, और वहाँ की जो स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हैं वो भी उच्च स्तर की पाई जाती है। अगली विशेषता है सामाजिक प्रगाढ़ता का अभाव। ये हमने देखा कि देखो ग्रामीण आदिवासियों में सामाजिक प्रगाढ़ता अधिक पाई जाती थी, लेकिन नगरीय आदिवासियों में सामाजिक प्रगाढ़ता कम पाई जाती है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग लोग आकर के अपने अपने तरीके से अपने अपने हिसाब से वो नगरों में आकर के वास करते हैं, बसते हैं। तो उनमें एक तरह से हम कहें कि सामाजिक मूल्यों का अभाव पाया जाता है। तो नगरों में सामाजिक प्रगाढ़ता बहुत कम पाई जाती है, उसका अभाव होता है। अगली विशेषता है कि नगरों के अंतर्गत 50% से अधिक जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न होती है। गैर कृषि कार्य वही द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थक व्यवसाय, अर्थात वहां की 50% जो जनसंख्या है वो गैर कृषि कार्यों में संलग्न होनी चाहिए। तो इस प्रकार की जो विशेषताएं पाई जाती हैं उनको हम नगरों के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो ये थी नगरों की, नगरीय आदिवासियों की विशेषताएं। अब हम आगे अध्ययन करेंगे कि नगरीय जो बस्तियां हैं, नगरीय जो अधिवास है, उन नगरीय आदिवासियों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं विश्व में नगरीय क्षेत्र की परिभाषा एक देश से दूसरे देश में भिन्न होती है, और नगरीय बस्तियों के वर्गीकरण में सामान्यता, या हम यूं कहें कि नगरीय आदिवासियों का जो वर्गीकरण है उनमें प्रमुखता किन चीजों का ध्यान रखा जाता है। तो उसमें पहला है जनसंख्या का आकार। जनसंख्या का आकार, तो जनसंख्या का आकार देखिए, अधिकांश देशों में
नगरीय क्षेत्र को परिभाषित करने के लिए जनसंख्या आकार प्रमुख माना जाता है और विश्व के अलग अलग देशों में नगरीय क्षेत्र की श्रेणी में आने के लिए जनसंख्या की न्यूनतम सीमा यानी कम से कम सीमा हर देशों की अलग अलग पाई जाती है। जैसे यदि हम बात करें डेनमार्क की, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, इन देशों में न्यूनतम जनसंख्या 250 मानी गई है। इसी प्रकार आइसलैंड, आइसलैंड में नगर के लिए न्यूनतम जनसंख्या जो है वो 300 मानी गई है। इसी प्रकार कनाडा, वेनेजुएला, इनमें न्यूनतम जनसंख्या 1000 होनी चाहिए। इसी प्रकार कोलंबिया, कोलंबिया के अंतर्गत 1500 व्यक्ति, पुर्तगाल, अर्जेंटीना, इनके अंदर न्यूनतम जनसंख्या 2000 मानी गई है। इसी प्रकार यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और थाईलैंड, इनके अंतर्गत न्यूनतम जनसंख्या जो है वो 2500 होनी चाहिए। इसी प्रकार जापान के अंतर्गत 3000, और यदि हम अपने भारत देश की बात करें तो भारत में हम नगर उसको कहेंगे कि जिसकी जनसंख्या जो है वो न्यूनतम 5000 और वहां का जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और वहां की 75% जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न होनी चाहिए। तो इस प्रकार से नगरीय बस्ती के वर्गीकरण में जनसंख्या का जो आकार है वो विश्व के अंतर्गत अलग अलग देशों में अलग अलग पाया जाता है। दूसरा इस वर्गीकरण का आधार है व्यावसायिक संरचना, कि अलग अलग देशों में अलग अलग व्यवसाय की श्रेणी का निर्धारण किया है कि नगरीय बस्ती के लिए जनसंख्या आधार के अतिरिक्त कुछ देशों में 50% जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न होनी चाहिए। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि भारत के अंतर्गत जनसंख्या के मापदंडों में नगर के लिए न्यूनतम जनसंख्या 5000 और 75% जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न होनी चाहिए। तो व्यवसायिक संरचना जो है वो भी नगरीय बस्तियों के वर्गीकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तीसरा इसका आधार है प्रशासन। प्रशासन के अंतर्गत देखिए, कुछ देशों में किसी बस्ती को नगरीय बस्ती में शामिल करने के लिए प्रशासनिक ढांचे को भी मापदंड का आधार माना है।
जैसे भारत में किसी नगर में नगर पालिका होनी चाहिए, छावनी होनी चाहिए, अनुसूचित नगरीय समिति या बोर्ड होना चाहिए। तो इस प्रकार के मापदंड जो हैं वो प्रशासनिक संरचना के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार ब्राजील और बोलीविया में जनसंख्या के आकार को माना जाता है, जिसमें प्रशासकीय केंद्र जो है उसको नगरीय केंद्र के अंतर्गत माना जाता है। और अंतिम जो नगरीय आवश्यक के वर्गीकरण के लिए है वो है आवश्यक दशाएं, कि कौन कौन सी दशाएं उसके लिए होनी चाहिए। तो विश्व में नगरीय केंद्रों की गणना अनेक प्रकार के संपादित कार्यों के आधार पर की जाती है, जैसे अवकाश, वहां के पर्यटन स्थल और वहां की अन्य आवश्यक दशाएं, जैसे औद्योगिक नगर है, समुद्री पतन है, या वहां की सेना जो है। इस प्रकार के आयाम नगरीय बस्तियों के मापदंड में निर्धारित किए जा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि विश्व के अंतर्गत नगरों का वर्गीकरण करने के लिए ये 4 आयाम निर्धारित किए गए हैं, जिनमें वहां की जनसंख्या का आकार, वहां की व्यवसायिक संरचना, वहां का प्रशासन और इनके अलावा अन्य और भी आवश्यक दशाएं नगरों के वर्गीकरण के लिए आवश्यक मानी गई हैं। तो विश्व के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र जो है उनका मापदंड अलग अलग देशों में इनके आधार पर अलग अलग निर्धारित किया गया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल के वीडियो में इसी टॉपिक से संबंधित नगरीय अधिवासों के जो प्रकार हैं हम उनकी चर्चा करेंगे। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।